वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। तो खाद्यान्न फसलें पढ़ रहे थे, हम उसमें मुख्य फसलें पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी मुख्य फसलें भारत में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। आज हम फसलों के क्रम में लेंगे दालें के बारे में लेंगे, जिसको इंग्लिश में पल्सेस बोलते हैं, दालें। देखिए, दालें के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं हमारे भारत देश में, तो रबी और खरीफ दोनों फसल के रूप में दालें हमारे भारत देश में बोई जाती हैं। और भारत देश पूरे विश्व में संसार में दालों के उत्पादन में और उपभोक्ता में प्रथम स्थान है। यानी भारत जो देश है, भारत विश्व में दालें उत्पादन व उपभोक्ता में प्रथम स्थान रखता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे विश्व में जो हमारा भारत देश है, वे दालों के उत्पादक में भी, यानी कि दाल की कृषि करने में भी, और कंजप्शन अर्थात खर्च करने में भी विश्व में 1 नंबर पर है। ये हमारा भारत देश है। दूसरा हम देखते हैं कि जो दालें है ना, शाकाहारी भोजन में आती है, शाकाहारी और प्रोटीन प्रदान करते हैं। हम कह सकते हैं कि शाकाहारी और प्रोटीन प्रदान है। ये शाकाहारी भोजन व प्रोटीन के स्रोत हैं। दालें मुख्य रूप से शाकाहारी लोग उनका यूज करते हैं, मांसाहारी करते हैं, लेकिन शाकाहारी ज्यादा प्रयोग करते हैं और प्रोटीन के स्रोत हैं। तुर जिसको कहते हैं अरहर, जिसको कहते हैं अरहर एक फसल है जिसको तुर कहते हैं। हम देखते हैं कि मुख्य कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनसे हमारी दालें बनती है। जैसे तुर है, अरहर है, उसके बाद में उड़द है, मूंग है, चना है, और उसके बाद है मसूर, मटर। ये सब मुख्य भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी? जैसे उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर आदि, ये हमारी मुख्य दालें हैं जिनको हम दलहन भी बोलते हैं। दलहन माने जिनसे दाल बनाई जाती, ये दलहनी हमारी मुख्य फसलें, ये हमारी फसलें हैं। फलीदार फसलें होने के कारण, ये फलीदार है क्योंकि ये जो फसलें हैं जो फलीदार होती, ये फलीदार फसलें हैं। फलीदार फसलों के कारण फलीदार फसल होने के कारण नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ाती है। देखिए, जो दालें हैं तो अब ये फलीदार फसल होती है, फली लगती है, और उससे नाइट्रोजन से लेकर भूमि की जो फर्टिलिटी है, जो भूमि की जो उपजाऊपन है, उसको ये फसलें ये बढ़ाती हैं, नाइट्रोजन लेकर बढ़ाती है। मुख्य देश जैसे देखते हैं कौन कौन से देश है जहाँ पर दालें उत्पन्न की जाती है हमारे भारत देश में। जैसे देखते हैं कौन कौन सी, जैसे मध्य प्रदेश है, यूपी है, राजस्थान, महाराष्ट्र,
और कर्नाटक। ये ऐसे हमारे स्टेट है, ऐसे राज्य है जहां पर दालें बनाई जाए। कौन कौन सी स्टेट है? जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये हमारे मुख्य उत्पादक देश हैं। आदि मुख्य उत्पादक राज्य, ये हमारे आदि जो राज्य है जो मुख्य रूप से उत्पादक राज्य हैं। तो हम पढ़ रहे थे दालें, एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं कि दालें भारत विश्व में दालों के उत्पादन में और उपभोक्ता के खर्च करने में विश्व में प्रथम स्थान है। ये शाकाहारी भोजन के रूप में और प्रोटीन के सबसे बड़े स्रोत हैं, सोर्स हैं। जैसे तुर को अरहर कहते हैं, ये मुख्य दालों के नाम है। जैसे तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, ये हमारी दाल है। मसूर फलीदार फसलें होने के नाते नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि मुख्य ऐसे राज्य हैं जहां पर ये दालें की जो फसलें हैं उनका हम उत्पादन करते हैं। अब देखते हैं दूसरी, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें कौन सी हैं? खाद्यान्नों के अलावा अन्य, खाद्यान्नों के अलावा हम देखते हैं खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें और ही फसलें हैं हमारी जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वे हमारे भोजन के स्रोत हैं। यानी खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें तो है, लेकिन हो सकता है उसका मॉडिफाइड रूप दूसरा हो। जैसे लेते हैं गन्ना, जैसे गन्ना को लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं गन्ना। देखिए जो गन्ना है, गन्ना पूरे वर्ष में बोई जाने वाली एक ऐसी फसल है, एक बार बोने के बाद में ये रोपण कृषि है जिसको मुख्य रूप से उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में हो जाता है। कब इसमें होता है? उष्ण और उपोष्ण। सबसे पहले इसकी विशेषता देते हैं, गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में बोई जाने वाली प्रमुख फसल है। प्रमुख फसल। देखिए गन्ने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो गन्ने की पहली विशेषता है कि गन्ना जो है उष्ण यानी थोड़ा गर्म और उपोष्ण उससे थोड़ा कम जलवायु वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ये गन्ने की फसल बोई जाती है और रबी और खरीफ के रूप में, अर्थात एक वर्ष में एक बार इसको बो दिया जाता है। फिर कहते हैं इसके तापमान देखते हैं। अगर गन्ने के लिए बोते समय इसका तापमान देखते हैं तो लगभग जो तापमान है जो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर इसका तापमान है। गन्ने के लिए तापमान की आवश्यकता आती है, गन्ने के तापमान के लिए तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पहले आप वीडियो पढ़ चुके, जो टेम्परेचर का जो हमारा इवोल्यूशन है जिसको मापन है यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस है, इतना इसको मापा जाता है। अगर वर्षा की मात्रा देखते हैं तो वर्षा की मात्रा गन्ने के लिए लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर जो है ये वर्षा की मात्रा है। वर्षा की जो मात्रा है लगभग 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक।
अगर इससे कम वर्षा की मात्रा है तो वहां सिंचाई के माध्यम से गन्ने की फसल को बोया जाता है। अब देखो गन्ना की जो फसल है इसके लिए शारीरिक मेहनत की बहुत अधिक आवश्यकता है। गन्ने को बोने के लिए, उसको कटाई करने के लिए, कटाई करने के बाद उसको मार्केट तक लोडिंग करने के लिए, इसलिए अधिक शारीरिक मेहनत, क्या कहते हैं, सघन, गहरी, अधिक शारीरिक मेहनत कर सकते हैं। सघन, गहन या सघन शारीरिक श्रम की आवश्यकता है। आवश्यकता होती है। गन्ने के बोने के लिए अधिक शारीरिक मेहनत की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कि भारत के अंदर कि गन्ने का उत्पादन में क्या है कि अगर विश्व में देखते हैं तो ब्राजील के बाद में भारत का दूसरा स्थान है गन्ने के उत्पादन। पहला स्थान है ब्राजील का। तो गन्ने के उत्पादन में हमारा देश का कौन सा स्थान है? दूसरा है, पहला है ब्राजील का। देखिए गन्ने के उत्पादन में विश्व में भारत का गन्ना उत्पादक में ब्राजील के बाद द्वितीय स्थान है। ब्राजील के बाद द्वितीय स्थान है। विश्व में भारत का गन्ना उत्पादन में ब्राजील पहला स्थान है और भारत हमारा जो देश है दूसरा स्थान है ब्राजील के बाद में। इसका मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? चीनी, गुड़, खांडसारी आदि इसका, जैसे इसका जो उपयोग है चीनी, गुड़, गुड़, खांडसारी उद्योग और सीरा बनाने में, जो चीनी है, हमारा गुड़ है, खांडसारी का मतलब मीठे से संबंधित है, और सीरा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम उत्पादक देखते हैं कि गन्ना कहाँ पर अधिक होता है, तो गन्ना जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये हमारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि मुख्य उत्पादक देश हैं। ये हमारे मुख्य उत्पादक देश हैं। हम पढ़ रहे थे गन्ना, एक बार थोड़ा रिपीट और कर लेते हैं। गन्ना खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में खाए जाते हैं या किसी न किसी उद्योग का एक रॉ मेटेरियल के रूप में होते हैं। जैसे गन्ना है, तो गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में बोए जाने वाला एक पौधा है, एक फसल है, जिसको बोते समय तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको चाहिए और वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। अगर वर्षा कम है तो सिंचाई के माध्यम से चाहिए। गहन और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक इसमें श्रम चाहिए। विश्व भर में गन्ने का उत्पादन जो है ब्राजील के बाद में भारत का दूसरा नंबर है, द्वितीय स्थान है। चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के उद्योग में इसका गन्ने का प्रयोग किया जाता है। साथ में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्य उत्पादक है। क्योंकि गन्ने को एक ये बात है गन्ने को कि इंडस्ट्री तक, फैक्ट्री तक ले जाते समय
इसकी जो परिवहन सुविधा भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि गन्ने को अगर देरी से लेके जाएंगे फैक्ट्री तक तो गन्ना सूख जाता है, और सूख जाने पे जो उसकी सुक्रोज की जो मात्रा होती है वे घट जाती है। इसलिए गन्ने की फसल को कटिंग करने के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके उसको उस फैक्ट्री तक, उस कारखाने तक जहाँ तक उसका रस निकाला जाएगा और उसको वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाना चाहिए। इसलिए इसके कटिंग में, इसके लोडिंग करने में, ले जाने में, लाने में काफ़ी श्रम की और ट्रांसपोर्ट की भी आवश्यकता है। अब उसके बाद लेते हैं हम तिलहन कि हमारे भारत देश में तिलहन की जो कौन कौन सी फसलें, तिलहन लेते हैं आगे कि तिलहन का अर्थ है कि जिनसे तेल निकाला जाता है, जो हमारे खाद्यान्न के साथ साथ अखाद्य जो हैं उसमें भी उसका काम किया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल के रूप में, जैसे श्रृंगार प्रसाधन है या साबुन बनाने के लिए उसमें भी। तो खाद्यान्न और अखाद्यान्न में दोनों में इनका तिल का प्रयोग किया जाता है। और जो मुख्य जो तिलहन फसलें हैं, कुछ फसलें तो ऐसी हैं जो रबी के रूप में और कुछ फसलें ऐसी हैं जो खरीफ के रूप में बोई जाती हैं। जैसे भारत विश्व में प्रथम उत्पादक देश है। देखिए तिलहन के उत्पादन में जो हमारा भारत देश है वे प्रथम स्थान है। जैसे भी आपने दालों के बारे में पढ़ा था कि दालों के उत्पादन और उपभोक्ता में प्रथम है, तो तिलहन में भी हमारा इंडिया जो है प्रथम स्थान है। कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 12% भाग पर तिलहन, यानी जो कुल क्षेत्र बोया गया है उसमें से 12% भाग पर तिलहन की खेती की जाती है। कौन कौन सी जो मुख्य फसलें जो हमारे से जो तिलहन के लिए बोई जाते हैं, जैसे मूंगफली है, सरसों, नारियल, तेल, सोयाबीन, है ना, ये जैसे अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी, है ना, ये जो मुख्य फसलें हैं ये हमारी तिलहने फसलें हैं जिनको हम तिल प्राप्त करते हैं। अन्य उत्पादक राज्य देखिए आंध्र प्रदेश जो है हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मूंगफली में। जैसे कि आप पढ़े थे तिलहन में मूंगफली, सरसों, नारियल, तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी आदि जो फसलें हैं ये तिलहन फसलें हैं जिसे तिल निकलता है। और जो मूंगफली है जो गरीबों का क्या कहेंगे, गरीबों का बादाम है। जब सर्दी का जब मौसम आता है तो पैसे वाले लोग तो बादाम खाते हैं या हर चीज़ें खाते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वे मूंगफली का ज़्यादा सेवन करते हैं सर्दी में, क्योंकि वे गर्म हीटिंग करती है शरीर को, हमारे टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो गरीबों का एक बादाम बोलता हूँ इसको कि गरीब व्यक्ति उस मूंगफली को खा के सोचता है कि मैं बादाम खा रहा हूँ। तो देखिए मूंगफली खरीफ की फसल है कौन सी फसल है ये? खरीफ की फसल है, मूंगफली फसल है। देश के 50% हिस्से में अगर जैसे तिलहनों का भाग लेते हैं कि जितने भी हमारे देश के अंदर भारत में तिलहन बोए जाते हैं उसका जो 50% जो पार्ट है, हिस्सा है, उसमें मूंगफली बोई जाती है। और उसमें भी हमारा भारत देश में जो आंध्र प्रदेश है वे सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन करता है, प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान। अन्य उत्पादक देश कौन से हैं? अन्य उत्पादक राज्य जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र यानी दक्षिण भारत। हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो दक्षिण जो भाग है वहां पर ये मूंगफली की खेती की जाती है। अलसी और सरसों जो एक तिलहने फसल है, अलसी और सरसों रबी की फसल है। ये अलसी और जो सरसों है ये रबी की फसल है क्योंकि शीतकालीन फसल हो जाती है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ के रूप में, जो हमारा तिल है उत्तर भारत के अंदर तो खरीफ के रूप में और दक्षिण भारत में रबी के फसल के रूप में बोई जाती है। अरंडी की जो फसल है वे रबी और खरीफ दोनों सीजन में हो जाती है। अरंडी रबी और खरीफ, जिसका जो तेल है उससे साबुन बनाने के लिए काम किया। तो इसमें
ऐसे ऐसे खाद्यान्न के अलावा साबुन, प्रसाधन और श्रृंगार का सामान जैसे उबटन। उबटन माने होता है जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर जो शादी में जो उबटन बनाते हैं उसके यूज में भी इनका तेलों का यूज किया जाता है। श्रृंगार का साधन, श्रृंगार का साधन है यानी श्रृंगार करने के लिए, मेकअप करने के लिए कह सकते हैं इसको कि श्रृंगार प्रसाधन और उबटन के लिए भी इन तेलों का प्रयोग किया जाता है। अब हम दूसरा हमारे फसल लेते हैं चाय। चाय लेते हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है चाय, कि चाय का पौधा क्या है, कहां से आया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं चाय। चाय एक पेय पदार्थ है, पेय योग्य फसलें है। तो चाय का जो फसल है एक रोपण कृषि के अंदर आता है। इसको पौधे को तैयार करके दूसरे इसमें फील्ड में लगाया जाता है। इसकी जब शुरुआत देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा ये भारत में लाए गए थे। कि जब भारत में सबसे पहले अगर अंग्रेज देखते हैं तो भारत में सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग यहाँ आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कि वे सबसे पहले यहाँ व्यापारिक रूप में आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। तब जब अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे तब वे चाय लेकर आए थे। इससे पहले भारत देश में कोई चाय के बारे में नहीं जानता था कि चाय क्या है। तो ये चाय अंग्रेज यहाँ ले गए, अंग्रेज हमको चाय सिखा गए पीने के लिए। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और ह्यूमस जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये चाय पाई जाती है सुगम जलवायु विकास वाले ढलवा क्षेत्र में हो जाता है। जो ढाले जो क्षेत्र है, जैसे हमारा ये हैंड है, इसकी जो फिंगर है ये वाला, देखिए ऊपर उठा हुआ भाग है, तो इस प्रकार से चाय का जो क्षेत्र है ऐसे स्लोप एरिया में ये चाय का पौधा होता है ऐसे। यानी पानी रुकना नहीं चाहिए, इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। एक ढलवा क्षेत्र होना चाहिए, जैसे रेनफॉल हुई, वर्षा हुई, वर्षा के तो ये ऐसा नहीं कि चाय के पौधे में पानी यहाँ पर गहरा गड्ढा है और पानी भर गया, तो चाय का पौधा बड़ा नाजुक होता है। पानी अधिक भरने से चाय का पौधा गिर जाएगा, उसकी झाड़ियां गिर जाएगा, झाड़ी नुमा होता है। इसलिए ढलवा क्षेत्र होना चाहिए। बरसात आई और पानी इधर उधर ढल के स्लॉप होके चला गया। तो कह रहा है कि चाय का पौधा उष्ण और पोषण कटिबंधीय जलवायु और हुमस युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जलवायु विकास वाले ढलवा क्षेत्र में हो जाता है, जहां ढाल वाला क्षेत्र। चाय की झाड़ी के लिए बस वर्ग कोष्ण और नम यानी कि नम जलवायु चाहिए, आर्द्र जलवायु चाहिए, पाला रहित जलवायु चाहिए। ऐसा नहीं कि पाला पड़ गया, फॉग गिर गया, कोहरा गिर गया, वो उसके लिए नुकसान करेगा। जलवायु चाहिए और वर्षा की जो मात्रा जो है, वर्षा बौछार के रूप में होनी चाहिए। जैसे फवारा चलाते हैं तो स्प्रिंग बरसात के रूप में जो वर्षा होगी, जो एक बौछार के रूप में होनी चाहिए। अगर गहरी वर्षा होगी तेजी से तभी चाय की जो झाड़ियां उसमें जो चाय लग रही है झड़ जाएगी नीचे। इसलिए केवल हल्की बारिश होनी चाहिए। इसके लिए श्रम शक्ति के बारे में सस्ता, श्रम शक्ति के बारे में देखते हैं, उसके लिए सस्ता श्रमिक होना चाहिए। क्योंकि चाय के जो बागान होते हैं उसको एक एक रोपण कृषि है, तो रोपण कृषि में एक एक पौधे को तैयार कर कर उसको लगाया जाता है और साथ में उसको चाय को लगाने के लिए कुशल और सस्ते श्रमिक चाहिए। चाय को बोते समय, उसकी देखरेख करते समय, साथ में उसका तो चाय को कलेक्शन करते, तोड़ते समय, उनको पैकिंग करते समय और चाय की छटनी करते समय कि चाय की कौन सी अच्छी क्वालिटी है, कौन सी मीडियम है और कौन सी सबसे लोअर उसकी क्वालिटी है। ऐसे अच्छे श्रमिकों की चाहिए जो बिल्कुल एक्सपर्ट यानी अच्छे श्रमिक हो, जो कुशल श्रमिक जिसको कह सकते हैं। उत्पादक राज्य के असम और पश्चिम बंगाल। असम भारत देश में असम, पश्चिम बंगाल में जैसे दार्जिलिंग और जलाईपुरी जो जलपाईगुड़ी जिले है उसकी पहाड़ी क्षेत्र में चाय की कृषि की जाती है। अन्य उत्पादक राज्य देखें तो जैसे तमिलनाडु है अन्य उत्पादक में, अर्थात असम और पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य जो राज्य है जैसे हमारे तमिलनाडु है,
केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश में से दो डिवाइड करके एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड बना है, उत्तर प्रदेश से बना है। उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा ये ऐसे राज्य हैं जहां पर चाय के अन्य उत्पादक राज्य हैं। और भारत जो विश्व है एक चाय के उत्पादन में और निर्यात करने में एक अग्रणी देश है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है चाय का। अब दूसरा लेते हैं कॉफी। चाय के बाद है कॉफी। कॉफी भी एक पेय पदार्थ है, यानी कि पेय योग्य है। चाय की तरह कॉफी को भी पीने के रूप में उपयोग किया जाता है। कॉफी के बाद में दूसरी जो पेय हमारी फसल है, जो पेय पीने योग्य वे है कॉफी। कौन सी है? कॉफी। भारत विश्व की लगभग 4% कॉफी उत्पादन करता है। जो हमारा भारत देश है, अगर पूरे संसार की कॉफी उत्पादन में देखते हैं तो 4% का कॉफी उत्पादन करता है। भारत की कॉफी उसकी जो क्वालिटी है, जो उसका गुण है, उसकी गुणवत्ता के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। यानी अच्छी क्वालिटी की कॉफी हमारे देश में उत्पादन की जाती है। भारत में किस प्रकार की कॉफी होती है? अरेबियन किस्म कॉफी का एक प्रकार है जिसको कहते हैं अरेबियन किस्म की कॉफी होती है। शुरू में यानी भारत में कॉफी कहां से आई? जैसे अभी पढ़ रहे थे हम चाय तो लेके आए थे अंग्रेज लोग। अंग्रेज जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की तब लेके आए, लेकिन कॉफी को आए हमारे यमन देश से। कह रहे शुरू में यमन से लाई गई थी और विश्व भर में आज कॉफी की डिमांड है। हमारे भारत देश की कॉफी डिमांड है। सबसे पहले जो शुरुआत है बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई। बाबा बुदन की पहाड़ियों से बड़ा महत्वपूर्ण है कि फल और सब्जियों में, जैसे दालों में भी हमारा स्थान है, तो फल और सब्जियों में भी हमारा भारत देश विश्व में अन्य क्षेत्रों में बहुत अग्रणी है, उत्पादक राज्य सबसे अधिक है। ये भी उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जो जलवायु है उसमें इस प्रकार के फल और सब्जी, क्यों अलग अलग फल और सब्जियों के लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है, अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए ये उष्ण और उपोष्ण दोनों जलवायु क्षेत्र में इसकी कृषि की जाती है, खेती की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषता कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में आम। अब देखते हैं कि मुख्य कौन कौन से फल हैं जो अधिक मात्रा में हमारे भारत देश में उनकी खेती की जाती है। तो आम, जिन्हों को फलों का राजा कहते हैं, ये है फलों का राजा, ये फलों का राजा है आम। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक आम की खेती की जाती है। उस प्रकार से नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में और चेरापूंजी पड़ता है मेघालय में। इन दोनों में संतरे की खेती अधिक की जाती है। संतरे, यहाँ के संतरे फेमस है, नागपुर के और चेरापूंजी के संतरे फेमस है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केले, इन क्षेत्र में केले अधिक बोए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची की खेती अधिक की जाती है। मेघालय में अनानास और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट जैसे फल की खेती की जाती है। तो ये हमारे भारत की बागवानी मुख्य फसलें हैं कि इनके बाग लगाकर यहाँ पर खेती की जाती है। इसके अलावा जैसे हम फसल देखते हैं, इसमें देखते हैं सब्जियां देखते हैं, तो सब्जियों में भी भारत का मुख्य स्थान है कि सब्जी कम नहीं हो जाती है। यहाँ लगभग 13% भाग में विश्व की सब्जी हो जाती है। भारत विश्व के लगभग, जैसे अगर सब्जियां देखते हैं
सब्जियां, तो भारत जो है लगभग विश्व की 13% भूभाग पर सब्जियों का उत्पादन करता है। यानी हमारे भारत देश में अगर देखते हैं पूरे विश्व की, तो 13% भूभाग पर या 13% उसका हिस्सा है सब्जियों में। मुख्य फसल जैसे सब्जियों, जैसे आपका मटर, टमाटर, आलू, बैंगन, बंद गोभी, पत्ता गोभी, करेला, बहुत सी ऐसी फसलें जो सब्जियां हैं, ये हमारे भारत की मुख्य फसलें हैं। इसके अंदर और देखते हैं भारत देश में, अगर कृषि में देखते हैं तो ये जो फसलों के अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अखाद्य फसलें कौन सी है जो हमारे खाने के काम में न आके अखाद्य हैं, जो हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल है, जो कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इनको पढ़ा, आप इनको समझिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो मेरा जो चैनल है एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार जो चैनल है उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।